नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में राज्यसभा जाने की मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदों को आज उस समय तगड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उन्होंने तेलंगाना में उनके खिलाफ एक कोर्ट ने संज्ञान लिया था, वो उन्होंने इसमें जानकारी नहीं दी, केवल इस आधार पर। और उसके बाद में कांग्रेस मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिली, उन्होंने अपना कोई फैसला नहीं दिया। आज कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कल के लिए टाल दिया। आज दोपहर 3 बजे जो नियमावली बनी हुई है, चुनाव का जो टाइम टेबल बना हुआ है, आज दोपहर 3 बजे पीठासीन अधिकारी अरविंद शर्मा जो मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रमुख सचिव हैं, वो तीनों कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के तीनों कैंडिडेट को विजयी घोषित कर देंगे। अब बड़ा मामला ट्रिपिकल बन गया है। मैंने कल मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव को यही बुलाया था स्टूडियो में। भगवान दास इसरानी जी ने सारे दस्तावेज दिखाए थे कि राज्यसभा चुनाव के लिए जो नामांकन होता है उसको रद्द करना, इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कोई जानकारी छुपाई है। यदि कोई जानकारी नहीं है और कोई शिकायत आती है तो पीठासीन अधिकारी संबंधित व्यक्ति को पत्र भेजकर वो जानकारी बुलवाते हैं, उन्हें मौका देते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल भगवान दास इसरानी जी ने कहा हम इसलिए कह रहे हैं। कल झारखंड में जो हुआ, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी समर्थक जो प्रत्याशी थे उनके में भी कमियां थीं। उन्होंने कहा कि हम इस कमियों को पूरा करेंगे, हमको टाइम दिया जाए। और आपको पता है कि वो होल्ड पर रख दिया गया और अगले दिन 10 बजे तक वो सारी कमियां पूरी कराई गई और उन्हें फिर विजयी घोषित किया गया, या आज कर दिया जाएगा। तो झारखंड में नियम अलग है और मध्य प्रदेश में नियम अलग है। ये कैसे हो सकता है जब देश में संविधान एक है और राज्यसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया एक है? केवल पीठासीन अधिकारी 2 हैं और दोनों अलग अलग फैसले ले रहे हैं। बड़ा चौंकाने वाली बात है। निश्चित तौर पर कांग्रेस आंदोलित है, कांग्रेस ठगा सा महसूस कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि पीठासीन अधिकारी हों, चाहे चुनाव आयोग हो और या सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं ना कहीं झुकाव तो केंद्र सरकार की ओर दिखाई देता है या भाजपा की ओर दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों है? आज मैंने अपने स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ या वरिष्ठतम कह सकते हो, जिनकी 4 से 5 दशक पत्रकारिता में अनुभव है, अजय गोकिल जी, उनको आमंत्रित किया है। और अजय गोकिल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 40 साल में कई राज्यसभा चुनाव कवर किए हैं। उनसे समझते हैं कि क्या ये लड़ाई यहाँ ख़त्म हो जाएगी आज दोपहर 3 बजे, आगे चलेगी, और यदि आगे लड़ाई चलती है तो कांग्रेस को कुछ सफलता मिलने की उम्मीद है या नहीं। सारी चीज़ें हम अजय गोकिल जी से समझते हैं, उनके अनुभव के आधार पर क्या होगा क्या नहीं होगा। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, कल मेरे यहाँ भगवान दास इसरानी जी आए थे और वो पूरा की पूरा जो हैंडबुक है चुनाव कराने की प्रक्रिया वो साथ लाए थे। उन्होंने तमाम दर्शकों के सामने ये बताया एक एक पॉइंट कि नामांकन निरस्त करने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। प्रावधान तो है, लेकिन उसमें बार बार ये कहा गया है बहुत विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में ही नामांकन रद्द होगा। आप कोशिश करिए कि नामांकन रद्द ना हो, लेकिन यहाँ तो तत्काल कर दिया गया है। आप पहले मैं आपका ये समझता हूँ कि ना निर्वाचन अधिकारी जो पीठासीन अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं, ना निर्वाचन आयोग सुनवाई कर रहा है और ना सुप्रीम कोर्ट, तो कांग्रेस जाए तो जाए कहाँ? देखिए, जो कुछ घटनाक्रम घटा है पूरा और जिस तरीके से घटा है उस पर सवाल उठने तो बहुत स्वाभाविक हैं। ये शंका लोगों के मन में उभर रही है कि क्या पूरी तरह से ये प्रायोजित खेल तो नहीं था। भले ही इसका उद्देश्य बीजेपी को अपना कैंडिडेट जिताना हो, लेकिन इस तरह की उठापटक राजनीतिक जोड़-तोड़ तो पहले भी होते रहे, इसको नई बात नहीं है। कई बार सफल भी होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रियागत जो सवाल इसमें उठ रहा है कि जैसा आपने कहा कि झारखंड के अंदर उस प्रत्याशी को मौका दिया गया, उस समय दिया गया अपनी गलती सुधारने का,
तो यहाँ पर कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के साथ वो उस तरह सा उनको मौका क्यों नहीं दिया गया? तो ये दोहरा व्यवहार इस तरह से क्यों होना चाहिए, जबकि दोनों की प्रक्रिया एक ही है। और दूसरी बात ये कि राज्यसभा में किसी का नामांकन निरस्त हो जाए, लोकसभा में तो कई बार होता रहता है, लेकिन राज्यसभा चुनाव चूँकि अलग तरह का चुनाव है और इसमें बहुत सावधानी के साथ सारी चीज़ें होती हैं, तो अमूमन ऐसा सुनने में बहुत ही कभी कभार ही हुआ होगा, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है कि किसी का नामांकन ही रद्द हो जाए, वो चुनाव हार जाए वो अलग बात है, या क्रॉस वोटिंग हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन कि नामांकन कोई रेस से बाहर हो जाए, ये अपने आप में अभूतपूर्व घटना है। अब इसमें यह है कि क्या ये पहले से मिलाजुला खेल था या परिस्थितिवश स्थितियाँ ऐसी बनती चली गई कि वो जिसका फ़ायदा बीजेपी लेती चली गई, ये कांग्रेस के खेमे में लापरवाही रही कि ऐसा भी हो सकता है। ये सारी बातें तो धीरे धीरे पता चलेंगी। अजय जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में तीसरा कैंडिडेट जिताने के लिए पर्याप्त वोट नहीं थे, ये तय है। अब उनके पास दो तरीके थे तीसरा जिताने के लिए। पहला तरीका था कि वो कांग्रेस में खरीद फरोख्त करते या तोड़ फोड़ करते, और दूसरा तरीका था नामांकन रद्द करा दिया जाए। उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। क्या बाकी उनको ये भरोसा हो गया था कि इस बार विधायक बड़े महंगे मिलेंगे या इस बार विधायक टूटेंगे नहीं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो बात पहले चल रही थी तीसरा कैंडिडेट बीजेपी उतारेगी, ये करीब 6 महीने पहले से बात चल रही है। खास करके जो मुकेश मल्होत्रा वाला जो चुनाव था वो आयोग घोषित होने वाला, तब उसके बाद और नीलमा सप्रे लगातार बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी, तो 2 वोट पर को तो सवाल पहले से खड़े हो रहे थे कि ये अगर राज्यसभा का चुनाव होगा तो ये वोट कहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर राजन भारती वाला केस हो गया तो 1 वोट वो भी कम हो गया। तो जब 3 वोट कम होने लगे तो बीजेपी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि अगर 3 वोट तो खुद ही बाहर हो रहे हैं, इसके अलावा अगर 1-2 वोट मतलब 2 वोट तो उनके पास थे ही आने वाले थे। जैसे एक जो निर्दलीय है भारत में आदिवासी पार्टी वाले, डोडिया क्या नाम उनका, हाँ, कमलेश्वर डोडिया, उनको भी बीजेपी अपने खेमे में ले आती, कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो निर्मला सप्रे आई गई थी, 2 ये माइनस हो गए थे तो 50 वोट तो उनके हो गए थे। वैसे भी सिर्फ 8 वोट को 1 सीट जिताने के लिए 58 वोटों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने फिर चुनाव लड़ना क्यों उचित नहीं समझा जो ये फॉर्म निरस्त करा दिया? बीजेपी चुनाव लड़ भी सकती थी ना। हाँ, नहीं तो महेश केवट को तो खड़ा किया गया ना बाद में। नहीं, मेरा ये कहना है कि वो नाम वोटिंग कराते थे तो एक सफलता मिलती कि कांग्रेस। ये मुझे जो लग रहा है ये आफ्टर थॉट है, ये पहले की रणनीति का हिस्सा नहीं है। ये इसमें जो है जो बीजेपी वालों के दिमाग में ये बात तो तब आई होगी जब उनको किसी ने जानकारी मुहैया कराई होगी, क्योंकि तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जिसका बहुत गांव-गांव तक जो है वो नेटवर्क हो। अभी तो 7-8 विधायक पहली बार उनको जीते हैं, तो वो अभी तीसरे नंबर की पार्टी है वहाँ। तो उनको इतने अंदर तक की जानकारी हो कि वहाँ पर जो मीनाक्षी नटराजन जो पहले कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना प्रभारी थी, उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी के किसी ने जो है वो मामला दायर किया है। ये तो बीजेपी कोई इतनी आसमानी सुल्तानी तो हो नहीं सकती है। ये इंटेलिजेंस कहाँ से आया, सवाल ही है ना। तो जाहिर है कि जो अभी तक की कहानी सामने आ रही है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब तक मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई थी तब तक बहुत तौर पर बीजेपी खेमे में शांति थी कि तीसरा कैंडिडेट उतारेंगे, क्योंकि वोट की खरीद फरोख्त कौन करेगा, या वो ज़्यादा उसको बहुत गंभीरता। क्या लग रहा है कि हाँ सुनिए तो फिर बात हम कर लें आगे। लेकिन जब जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नाम घोषित हुआ और वो राहुल गांधी की पसंद आई, ये सबको मालूम है। और चूँकि मध्य प्रदेश में राज्यसभा जाने वालों की संख्या कांग्रेस में बहुत बड़ी है, क्योंकि लोकसभा में उनका एक प्रत्याशी नहीं है, और राज्यसभा में जाने का मतलब है कि 6 साल की फुर्सत और बाकी बाद में पेंशन तमाम सुख सुविधाएँ अलग। तो हर कोई चाहता है कि सबसे आसान रास्ता है संसद में जाने का ये। तो इसके जो है आकांक्षी कांग्रेस में बहुत सारे थे। ये माना जा रहा था शायद कि मध्य प्रदेश से ही किसी को भेजा जाएगा, हालांकि वही मध्य प्रदेश की हैं, लेकिन अभी वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो दिल्ली की पॉलिटिक्स ज़्यादा कर रही हैं। तो जब ये हो तो मुझे लगता है कि उसी असंतुष्ट खेमे में से किसी ने ये जानकारी निकाल करके बीजेपी तक पहुँचाई है। और जब ये जानकारी ली, और बीजेपी के सूत्रों का कहना ये है कि उसके पहले उन्होंने भी इसको पुख्ता तरीके से जाँचा, उसमें एक रिटायर्ड जस्टिस भी शामिल थे। तो आपका कहना है कि इसमें कांग्रेस की अंतर्निहित कला भी उजागर हो रही है? मुझे यही लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के हाथ इतने लंबे नहीं है कि, और वो भी मध्य प्रदेश की है, ऐसा नहीं तेलंगाना की। हाँ, जो अभी खबर अंदरूनी सूत्रों से मिलती है वो 4-5 लोगों की टीम बनी। वो वहाँ के प्रदेशाध्यक्ष ने जो है बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष को फोन किया और उनका कि ये जानकारी हमारे पास है
इन्होंने एक टीम बनाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को। जो वहाँ के जो रामचंद्र राव ऐसा कुछ नाम है उनका, जो तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये जानकारी उन तक किसी ने पहुँचाई, वहाँ किसी के लोकल बीजेपी नेता ने पहुँचाया कि जिसको लोकल वहाँ के कांग्रेस के नेता ने बताया होगा। जी जी जी। तो उन्होंने फिर हेमंत खंडेलवाल को फ़ोन किया, तब भी हेमंत खंडेलवाल जी को भरोसा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई पुख्ता प्रमाण हो आपके तब तो हम कोई ये इसमें आगे बढ़ें, नहीं तो केवल हवाई हो तो कोई मतलब नहीं है इसका। इसके लिए बाकायदा 4-5 लोगों की टीम बनी, जिसमें राहुल कोठारी थे, इसके अंदर जस्टिस रोहित आर्य थे, रिटायर्ड जस्टिस। हाँ, इसके अलावा 2-3 लोग और थे जो मैनेजमेंट में माहिर हैं। उन लोगों ने वो कागजात लिए, फिर उन्होंने पुष्टि की कि हाँ कागजात सही है, इस पर केस बनता है। मतलब केस बनता से मतलब ये है कि इसको वहाँ पे पेश किया सकता है, तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब रिजेक्ट करेगा नहीं करेगा ये तो उस आरओ पे निर्भर था, रिटर्निंग ऑफिसर पर। तो इस सारी तैयारी के बाद ये बात ऊपर तक गई होगी, ऊपर से हरी झंडी मिली, उसके बाद फिर इस दिशा में काम किया गया। लग रहा है कि यहाँ जो कांग्रेस की अंतरकला जो आप महसूस कर रहे हैं, अब पार्टी हाईकमान यहाँ कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं मध्य प्रदेश को लेके कांग्रेस के अंदर। अरे आप जब ये कह रहे हैं कि ये सारा के सारा षड्यंत्र कांग्रेसियों का है, तो फिर ये कांग्रेसियों को क्यों सिर पे बैठा के रखा जा रहा है? हाँ नहीं तो सही भाई, ये शंका बलवती होती जा रही है ना। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बीजेपी तेलंगाना में इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि जो, और कांग्रेस का इंटरनल मामला है ये तो बयान भी दिया है। फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है हमें कांग्रेस ने ही उपलब्ध कराया है। नहीं, पर जो अंदर की जो कहानी सामने धीरे धीरे आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने ऑफिशियली तो पहले बोला ही है, लेकिन अगर ये घटनाक्रम घटा कैसे, इसकी भी खोजबीन लोग अपने तरीके से कर रहे हैं ना। तो वो जो जानकारी सामने आ रही है। लेकिन अब क्या होगा कल यदि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज ये कैंडिडेट घोषित हो जाएंगी, क्या घोषित कैंडिडेट को कभी किसी सुप्रीम कोर्ट ने हटाया अभी तक? देखिए, कांग्रेस के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं। ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो वो सैद्धांतिक होगा कि भाई ठीक। इसमें एक चीज़ और भी है कि जो पहले बहस जहाँ पर प्रमुख सचिव के कक्ष में हुई, उसमें तर्क क्या दिए गए थे? उनका कहना यह था कि ये जो मामला है ये मेंशन करने लायक नहीं था, क्योंकि प्री कॉग्निजेंस इंक्वायरी है ये। मतलब उसमें संज्ञान कोर्ट में लिया नहीं है, संज्ञान लेने के लिए इनको बुलाया गया था कि आप गवाही दीजिए तो हम आपका संज्ञान लें। इसका मतलब है कि संज्ञान पूर्व का जो संबंध था वो इनको जारी हुआ था, ऐसा कांग्रेस के लोगों का तर्क। यही कह रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि भाई ये उस लायक था ही नहीं कि इसमें मेंशन किया जाए, इसलिए हमने नहीं किया। सामने वाली पार्टी का कहना यह था कि भले ही वो मेंशन करने लायक था या नहीं था, ये तय करने वाले आप कौन हैं? आपको तो अधिकार नहीं है। आपको सिर्फ इतना लिखना था कि हाँ ये कैसा था, इसमें संबंध जारी हुआ था, ये मैंने मेंशन कर दिया। अगर वो ऐसा कर देती तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। तो उनके सलाहकार भी ठीक नहीं थे यहाँ पे। अब तो ऐसा ही लगता जो वकील है वो भी ठीक नहीं थे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो यही कह देते कि हाँ ठीक है ले लीजिए, इसको शामिल कर लीजिए। मतलब ये है कि प्री कॉग्निजेंस इंक्वायरी संबंध और पोस्ट कॉग्निजेंस संबंध दोनों में फ़र्क है। मतलब संज्ञान कोर्ट ने ले लिया, उसके बाद आपको जारी किया तो केस आप पे दर्ज हो गया। उनका कहना था कि केस दर्ज ही नहीं हुआ था, केवल केस दर्ज करने के लिए उनको बुलाया गया था, भाई इस मामले में आपका क्या कहना है। ये इन्होंने गई या नहीं गई वो अलग मुद्दा है। तो इनको सिर्फ इतना भर लिखना था कि हाँ इस मामले में ऐसा केस था। और जो अरविंद शर्मा जी ने जो अपने फैसले में लिखा है कि इनसे ही मैंने सवाल किया था कि हाँ आपको मालूम था क्या ये, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम था। तो फिर उन्होंने कहा आपने क्यों मेंशन नहीं किया, फिर इसका कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। मतलब अभी किंतु परंतु काफ़ी है इसमें। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि देखिए कोर्ट जो फैसला उन्होंने प्रमुख सचिव ने किया है वो बहुत क्लियर कट है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ वही है, उन्होंने सिर्फ इतना सा आधार लिया है कि इनको जानकारी थी, फिर भी इन्होंने इसमें नहीं लिखा। अब ये सही था गलत था, पहले था बात था, क्या उन्होंने ये कहा कि आप इसको दे दीजिए हमको, ताकि अब अगला सवाल जो आप कह रहे हो कि सवाल ये है कि ये वो कह सकते थे कि भैया आपको 1 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन इसमें सवाल ये है कि जो आपको मालूम था तो आप उसी में लिख देते हैं ना। सही बात है। फिर 1 दिन का टाइम देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर वो ये कहते कि नहीं मुझे नहीं मालूम था, मैं पता करती हूँ, तो फिर टाइम देने का सवाल था। जैसे उस मामले में झारखंड वाले मामले में हुआ, उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी की जानकारी जो भी किया, उनका सब मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं मैनेज करके आपको देता हूँ, तो उन्होंने दे दी। वो अलग चीज़ है। या टाइप की गलती अगर होती है, क्या आप अपनी ये मान सकते हैं अजय जी कि राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गए, तीनों कैंडिडेट बीजेपी की जीत गए, अब कोर्ट कचहरी की लड़ाई जो चलती रहेगी जब तक? जब अब राजनीतिक लड़ाई और कोर्ट की लड़ाई, कांग्रेस के सामने केवल 2 ही विकल्प बचे हैं। क्योंकि अगर अभी जैसे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसी सुप्रीम कोर्ट अगर तत्काल को स्टे दे देता इसके ऊपर कि भाई ये मामला रुका जाए, अभी हम इसको सुनेंगे, उसके बाद फैसला होगा, तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। उन्होंने तो कल की तारीख दे दी और 3 बजे तक तो वो फैसला ही हो जाना है। तो अब सवाल एक करने के लिए बचा क्या आपके पास? अब ये है कि कल इसरान जी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट 100% चुनाव कैंसिल करेगा। कहाँ किया?
करेगा, उनका कहना था। देखो बाद में जब होगा तो होगा, कितने साल केस चलेगा, हो सकता है 6 साल बाद फैसला हो, तो क्या मतलब उसका, इसका तो कार्यकाल ही पूरा हो जाएगा। और मान लो अगर 4 साल बाद भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में 6 साल नहीं चलते, वो तो जल्दी निपटा नहीं, देते हैं। मान लो चलो भाई जो भी फैसला, लेकिन वो जो होगा वो सैद्धांतिक फैसला होगा, लेकिन वो आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें वो लागू होगा कि कोई ऐसा प्री कॉग्निजेंस इंक्वायरी वाले में सम्मन जारी होता है तो क्या उसको उस तरह माना जाए, नहीं माना जाए, तो ये कानूनी अब बेसिस। एक आखिरी प्रश्न और, राज्यसभा चुनाव में मात खाने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी का क्या भविष्य देख रहे हो आप? देखिए, अगर राहुल गांधी सही में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस पर उनको विचार करना चाहिए कि जो भी पार्टी का नेतृत्व है, जो लोग कर रहे हैं, जिनको युवा होने के कारण मौका दिया गया था, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह वो पार्टी को चला रहे हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही तो ये हुई है कि इसमें किसी ने डमी फॉर्म नहीं भरवाया गया। ये बड़ी लापरवाही है, ये तो कांग्रेस की लापरवाही है। बहुत बड़ी लापरवाही इसमें तो आप प्रमुख सचिव को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते, ना बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा डमी फहराते तो कम से कम बच जाती सीट। भाई। अगर होता, क्योंकि इनके पास संख्या इतनी थी, अगर मान लो क्रॉस वोटिंग नहीं होती, जो कि इतनी आसान थी भी नहीं, लेकिन अगर नहीं होती तो इनका कांग्रेस का डमी तो बीजेपी ने भी नहीं भरवाया, नहीं, किसी को नहीं भरवाया बीजेपी ने। खतरा किसको था भाई? बीजेपी की 2 सीट खतरा तो कांग्रेस को ही था। फिर तो कांग्रेस को ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत थी ना, बीजेपी थोड़ी थी। बीजेपी की 2 सीट तो वैसे निकल रही हैं। जी जी जी। तीसरी सीट को तो उन्होंने दांव खेला था कि बाई चांस जीत जाए तो वो भी अपनी वो तो निकाल ही ली उनने, वो निकाल ली। अब ये राजनीतिक रूप से आप जोड़ तोड़ कह लो, इसको आप जो है वो चालाकी कह लो, बदमाशी कह लो, कुछ भी कह लो आप, उसको अलग बात है। लेकिन सवाल है कि जो दांव खेला गया वो इतनी सफाई से चला गया है कि वो रिजल्ट तो आपकी उनके पक्ष में गया ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अभी आपने सुना, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे हमने आज ये कार्यक्रम बनाया है, उम्मीद है आप इसे पूरा सुनेंगे। आज अजय उकील जी का साफ कहना है कि एक नहीं कई गलतियां कांग्रेसी और कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं नटराजन से हुई हैं। जब आपको नोटिस मिला था तो वो तमाम सारी पूर्तियां आपको कर देना चाहिए थी। पहली गलती कांग्रेस की है कि उन्होंने डमी प्रत्याशी नहीं उतारा। दूसरी गलती ये है कि नोटिस मिलने के बाद ठीक से जवाब नहीं दिया है। अब ये पूरा मामला कानूनी पेचीदगियों में फंस गया है। देखते हैं कानून किस करवट बैठेगा। नमस्कार।